राइट। अब जनाब हम लोग न्यू एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम लोग एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारा सबसे पहला मॉडल जो आ जाता है वो आ जाता है पेस्टल मॉडल। ठीक है, और पेस्टल मॉडल क्या करता है, वो एनालाइज करता है किसको, मैक्रो एनवायरनमेंट को। ठीक है, अच्छा जी, मैक्रो एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है पी। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, एस स्टैंड फॉर सोशल, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड फॉर इकोलॉजिकल, और एल स्टैंड फॉर लीगल। अच्छा जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, बात करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास आ रहा है, क्या देखा जाता है जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की किस तरह चल रही है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस क्या है। अच्छा जी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, अच्छा। इसी तरह इकोनॉमिकल में हमारे पास क्या चीजें आ रही होती हैं, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल क्या चल, इन्फ्लेशन क्या है, ज्यादा चल रही है या कम चल रही है। ठीक है, फिर बिजनेस साइकिल किस तरह का है, जिस इकोनॉमी में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, फिर जी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, और एनर्जी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई, तो आगे बढ़ते हैं सोशल। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ रही होती थी, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स क्या है जी, यानी कि डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीजें आ गई आपकी, बर्थ रेट, डेथ रेट, जेंडर कौन सा ज्यादा है, मेल ज्यादा है आपकी सोसाइटी में, फीमेल ज्यादा है, सोशल मोबिलिटी क्या है। अच्छा जी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल किस तरह का है। ठीक है, यानी कि परचेज पावर क्या चल रही है। अच्छा जी, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं आपकी सोसाइटी में। अच्छा जी, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क क्या है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है।
ये चीज आपकी चल रही होती है। बट टेक्नोलॉजिकल में क्या है आपका जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च क्या है भाई, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल चीजों पे। न्यू डिस्कवरीज आपकी क्या है, इकोनॉमी की, ठीक है। स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर क्या है, रेट्स ऑफ ऑब्सोलेंस क्या है। इकोलॉजिकल पे चले, जिसको अक्सर जो है वो रेफर किया जाता है एज एन एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि इट कंसीडर्स द वे in which the organization can produce goods or services with minimum environmental damage। ठीक है, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितना कम से कम एनवायरमेंटल डैमेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लीगल में क्या चीजें आ रही हैं, लीगल में आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लॉ, टैक्सेशन लॉ, मोनोपोली लेजिस्लेशन, environmental protection laws। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज जरा देखना, वो है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीगल को और पॉलिटिकल को देते हैं, मिक्स कर देते हैं। भाई दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको मिक्स करके जो आप गुनाह करते हो वो फेलियर की तरफ आपको लेके जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, देखो, लीगल में जो बात हो रही है, अब देखो, लीगल में जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है, वो बात हो रही है रिगार्डिंग लॉस, लॉ से रिलेटेड बात हो रही है। जबकि पॉलिटिकल में जो मैटर्स आ रहे हैं वो रिलेटेड टू, देखो, पॉलिटिक्स आ रहे हैं, पॉलिसीज मेकिंग आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि लीगल में सिर्फ लीगैलिटी की हद तक बात होगी, ठीक है ना। ये तो इस चीज को आपने याद करो, मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स इसमें कट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट सो गुड जी, अब आगे चलते हैं। और हम लोग ऑर्डर 5 फोर्सेस को देखते हैं। ओके जी, ऑर्डर 5 फोर्सेस देखो क्या है, अभी मॉडल समझाते हैं अब आपको।
इसके ऊपर लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अपनी इंडस्ट्री की, यानी कि टीचिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। और मैं ऑर्गेनाइजेशन लेता हूँ अपनी अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी यहाँ पे कस्टमर पावर क्या हो सकता है? कस्टमर पावर क्या हो, कॉस्ट है भाई, ठीक है। क्या करना है? सिर्फ 4 5 जो आप इंस्टीट्यूट में जाना है और एडमिशन लेना है, दैट्स इट। लो स्विचिंग कॉस्ट है, ठीक है। फिजिकल कॉलेजेस भी हैं, ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखो तो बार्गेनिंग पावर क्या हो गई? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सप्लायर अकाउंटेंसी के केस में सप्लायर भाई अपने नोट्स वगैरह खुद ही डिजाइन कर रहे होते हैं, खुद ही बना रहे होते हैं। वैसे अगर सप्लायर मेरे कौन होंगे भाई? कैप्लन होगा या पीपीपी होगा। बुक्स इतनी महंगी नहीं है, आराम से एक्सेस है। तो लेकिन सेल्फ कर रहे होते हैं तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यहाँ पे क्या हो गया? सप्लायर लो हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़े। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अब अगर एसीसीए नहीं है तो क्या करना है आपने? आपके पास एमबीए का ऑप्शन है, आपके पास एलएलबी का ऑप्शन है, आप लॉ में चले जाओ, आप एमबीबीएस कर लो, ठीक है। अच्छा जी, आप सीए कर लो, आप सीएमए कर लो, सीमा कर लो। सो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी हाई हो गया। अच्छा, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस, इस केस में थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस। अच्छा जी, लो इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? ये कमरा लेना, कुछ कुर्सियां लगानी है, कॉलेज खोलोगे। क्या जी, ये कंप्यूटर लेना है, टैबलेट लेनी है, फेसबुक पे एड्स लगाना है, शुरू कर लोगे। अच्छा जी, और लेस लॉज एंड रेगुलेशंस है, तो आराम से ज्यादा लोगों का आने के चांसेस भी ज्यादा हो गए, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस भी ज्यादा है। तो ओवरऑल आप देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी हाई है, ठीक है। अच्छा जी, सप्लायर पावर भी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हाई है, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस भी हाई है। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव राइवलरी बहुत हाई हो गई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसमें चलें एक और एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाए। अच्छा जी, पोर्टर 5 फोर्सेस अब हम लोग किसके ऊपर लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर पावर क्या है भाई? भाई लॉर्ड्स ऑफ एयरलाइंस है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है? एजेंट को कॉल करनी है या वेबसाइट विजिट करना है और प्राइसिंग देखनी है और आपने अपनी चॉइस वर्क कर लेनी है।
अगेन बार्गेनिंग का पावर ऑफ कस्टमर क्या होगा, हाई हो जाए। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इस केस में जरा देखें जी, कौन है, 747 है, ये जनरल है। ठीक है, दोनों के मोनोपोली है, तो वो अपनी मन मांगी आपसे प्राइसेस लेंगे। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हाई हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई आएगा। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भाई, डिफरेंट एयरलाइंस है, शिप है, ट्रेन है, क्रू बसेस हैं। ठीक है, अपनी ओन कार है, तो थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी हाई हो गया। अच्छा जी, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस भाई, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अच्छा लॉज एंड रेगुलेशंस भी ठीक ठाक है, अ, तो यहाँ पे थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट आपके कम हो गए, तो ओवरऑल इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव राइवलरी देखो तो हाई हो गए। तो इस तरह आपने फैक्टर्स जो हैं वो इम्प्लाई करना है और इसको डिस्कस करना होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आई होप ये भी जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बार्गेनिंग पावर ऑफ, सॉरी, पावर ऑफ फाइव फोर्सेस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग उठाते हैं, और वो क्या है जी हमारा पोर्टर्स डायमंड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोर्टर्स डायमंड। पोर्टर्स डायमंड, पोर्टर्स डायमंड में क्या बात होती है जी, पोर्टर्स डायमंड में हमें इसने जो आंसर करने की कोशिश करी है वो क्या, तीन चीजों पे उसने हमें आंसर करने की कोशिश करी है, और वो तीन चीजें क्या हैं जनाब। Why does a nation become the home base for successful international competitors in an industry? ठीक है, यानी कि आपका जो नेशन है वो क्यों एक सक्सेसफुल होम बेस बन सकता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अ, दूसरी बात जो इसने आपको आंसर करी है वो करी है कि व्हाई अ फर्म्स based in particular nation able to create and sustain competitive advantage। ठीक है, दूसरी बात कि जी इन पर्टिकुलर नेशन जो है वो क्यों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेते हैं और सस्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। और तीसरी बात, ठीक है, why is one country often the home of so many
ऑफ एन इंडस्ट्री, वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, इंडस्ट्री के वर्ल्ड लीडर्स के लिए क्यों आप एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो होम बन जाता है, घर बन जाता है। और पोर्टर ने जो है वो आंसर करा है इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को, इसके थ्रू पोर्टर डायमंड थ्रू। ठीक है, पोर्टर्स डायमंड में देखो चार ये डायमंड शेप में आपके पास चार फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से तीनों चीजों में जो है एक ऑर्गन, एक नेशन जो है वो हाउस बेस बन जाता है, या कॉम्पिटिटिव अब वो हाउ डिस्कस करें। फैक्टर कंडीशंस में हमारे पास क्या आ रहा है जी, देखो फिजिकल रिसोर्सेस, सच एस आपके पास लैंड आ रहा है, आपके पास मिनरल्स आ रहे हैं, आपका वेदर। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आपकी कैपिटल आपके पास मौजूद है। ठीक है, फिर आपकी ह्यूमन रिसोर्स सच एज जो स्किल्स, जो मोटिवेशन, प्राय जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर आपके लोगों की नॉलेज जो कि अफेक्टिवली यूज की जा सकती है पर्टिकुलर फील्ड में, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रोड्स वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, बात करें अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी डिमांड कंडीशंस की। तो डिमांड कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग होम मार्केट डिमांड प्रोडक्ट सर्विस की होती है, अगर बायर की नीड्स को हम लोग जो है, लोग जो है वो क्या हो, बायर की नीड्स कंसीडर कर रहे हो। अच्छा जी, प्रेशर टू इनोवेट हो। अच्छा जी, ये चीज आ जाती है इसके अंदर। फिर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, और एक इंडस्ट्री की सक्सेस जो है वो दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स या रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट कर रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर की इंडस्ट्री है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, वो मेटल पे और वुड इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रही होगी। स्वीडन की जो है वो सुपीरियरिटी यही है, पेपर पल्प और पेपर्स इंडस्ट्रीज में, के जी उनकी पैकेजिंग, उनकी केमिकल, उनकी वुड प्रोसेसिंग बहुत बेहतर है। और फिर हमारे पास आ जाती है फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जी, ऑनरशिप स्ट्रक्चर पे। अनकोटेड कंपनीज जो है उनके पास सिमिलर हॉरिजॉन्स होते हैं, स्क्रूटनी, और कोटेड कंपनीज आ रही होती हैं। स्क्रूटनी जो है वो कोटेड कंपनी से आ रही होती है, फिर उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतर होता है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ये इसके अंदर रीजन आ जाती है जी। तो डोमेस्टिक कंपटीशन जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा ग्रो होने में आपको हेल्प होगी। अच्छा जी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसको देखते हैं जी। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है वो एडुकेसी और सूटेबिलिटी होती है, रिसोर्सेज की, कॉम्पिटेंस की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए जरूरी होती है। और इसको देखने का तरीका क्या है, CSF यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर जो है वो यूनिक रिसोर्सेज उठाती है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होगी इसकी सक्सेस के लिए, वो हमें देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीज आप उठा लो। सबसे पहले थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस और कॉम्पिटेंस। थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज क्या है, जो कि नेसेसरी होंगी और किसके लिए नेसेसरी होंगी, होंगी कि भाई आप एग्जिस्ट कर सकें और आप compete कर सकें किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज हमारे पास क्या आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक डेली न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करने के लिए और उसके लिए क्या जरूरी है, भाई उसको रिपोर्टर चाहिए, उसको एडिटर चाहिए, उसको प्रिंटिंग स्टाफ चाहिए, फिर ऑब्वियसली इजीली कॉपी हो सकते हैं। अच्छा, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई नहीं मिला। कॉम्पिटेंस किस तरह की, कॉम्पिटेंस या थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस किस तरह आएगी कि जी एवरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फर्म will have capabilities in इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाएं। अच्छा जी, आगे फिर हमारे पास आ जाती हैं ये तो थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हमारी और उसके अंदर यूनिक रिसोर्सेज हमारी क्या होंगी और कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेंस से हमारी क्या होंगी। तो ये पर्टिकुलर टू अ बिजनेस होंगी। हार्ड टू कॉपी होंगी।
अच्छा जी, वैल्यूड होंगी ये बाय CSF, ठीक है। यूनिक रिसोर्स क्या होंगे? कोई एक्सक्लूसिव डील आ जाए, तो उसमें कोई स्पोर्ट्स पसंद टर्म्स लिखे, फिर कॉम्पिटेंस कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सोनी की फ्रेंड जो ठीक है। ये अच्छा ओके, जो है वो क्लियर। ओके, वैल्यू चेन एनालिसिस अगेन, माइकल पोर्टर भाई ने जो है वो आपको एक और मॉडल दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए उन एक्टिविटीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज जो हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यूज जो है, एक्टिविटीज जो हैं वो फर्म की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आपकी आ गई प्राइमरी एक्टिविटीज में आपकी जो ओके, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है आपकी भाई? क्या चीजें आ जाती हैं? मटेरियल, मटेरियल को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, हैंडलिंग रॉ मटेरियल, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम स्टॉक वगैरह, ठीक है। फिर आपका ऑपरेशंस आ जाते हैं इसके अंदर, ऑपरेशंस में अच्छा जी, प्राइमरी एक्टिविटीज में फिर आपके ऑपरेशंस आ रहे हैं, ऑपरेशंस में आपकी क्या क्या चीजें आ रही हैं जी? सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, फॉर एग्जांपल स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो है वो क्वालिटी एडवांटेज लेकर आ रहे हैं। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक आपकी आ जाती है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है जी? अब देखो, स्टोरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, यानी कि अब आपकी गुड्स जो है, फिनिश गुड्स वो बाहर जा रही हैं, डिलीवरी टू कस्टमर्स आ गई, आउटसोर्सिंग डिलीवरी जो है वो आपको कॉस्ट एडवांटेज दे सकती है। इसके अंदर एक और एग्जांपल आपके पास ये आ गई, मार्केटिंग एंड सेल्स, फॉर एग्जांपल जी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट सेलिब्रिटी जो है वो आपकी प्रोडक्ट को एक अच्छी इमेज दे सकती है। और फाइनली आपकी सर्विस आ जाती है, जिसके अंदर आपकी इंस्टॉलेशन आ गई, ट्रेनिंग एंड रिपेयर आ गया। फॉर एग्जांपल जी मार्क्स एंड स्पेंसर का जो फ्रेंडली अप्रोच है कि जी गुड्स रिटर्न होंगी, उसमें एक क्वालिटी एडवांटेज आ जाती है।
फिर हमारी आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपका आ रहा है सबसे पहले जी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर किस फर्म किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज बाइंग जो है उसमें कॉस्ट सेविंग आ जाती है बल्क डिस्काउंट्स की वजह से। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में किस तरह आप की जो फर्म है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरीज क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, नहीं दे रही। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है कि हाउ पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, उनके स्किल्स उनकी नॉलेज वगैरह किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सपर्ट बायर्स जो हैं वो इनेबल कर सकते हैं सुपरमार्केट को कि जी वो परचेज जो है वो बेटर प्रोडक्ट्स को बाय करने की तरफ जा रहे हैं जी। प्रोक्यूरमेंट में इसमें प्रोक्यूरमेंट में परचेजिंग आ जाती है जो कि लिमिटेड नहीं होती टुवर्ड्स मटेरियल, बट इसके अंदर फॉर एग्जांपल जी बिल्डिंग ले रहे हैं आउट ऑफ टाउन ताकि जो है कॉस्ट एडवांटेज है ओवर हाई स्ट्रीट कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बिल्ड करना, डेवलप करना, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स को, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, अब इसको आप सिनेरियो में किस तरह अप्लाई करोगे। ख्याल रखना है पहली चीज कि परफॉर्म करो, वैल्यू क्रिएशन, फंक्शंस को एट लोअर कॉस्ट देन राइवल्स। एक बात, दूसरी बात, इसको परफॉर्म करो इन अ वे दैट लीड्स टू, या तो भाई लोअर प्राइसिंग की तरफ चले जाओ या फिर डिफरेंशिएशन और प्रीमियम प्राइस के ऊपर चले जाओ कि भाई आप डिफरेंशिएशन ला रहे हो जबरदस्त किस्म की और प्रीमियम प्राइस आप इसमें ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर सॉर्ट के ऊपर। अच्छा जी, सॉर्ट एनालिसिस क्या है आपकी। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनल पॉजिटिव्स। वीकनेस क्या है, इंटरनल नेगेटिव्स। अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सटर्नल पॉजिटिव्स। और थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल
नेगेटिव। ठीक है। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल जी, सर एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल लो। इंटरनल पॉजिटिव्स क्या हो सकती हैं जी? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। अवार्ड विनर्स हो। डिफरेंशिएटेड पर्सनल सर्विस हो। लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे। वीकनेस। हाई वर्क इन प्रोग्रेस लेवल। हाई लेवल ऑफ रिसीवेबल हो। अच्छा जी। ओवरड्राफ्ट लिमिट रीच हो जाए। लिमिटेड एक्सेस हो डेट फाइनेंस पे। अच्छा जी। अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई भाई? टेंडर ऑफ मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ जाए। ओवरसीज में एक्सपेंड हो जाए। बायर राइवल को बाय कर लो। मूव इन टू फिल्म प्रोडक्शन की तरफ चले जाएं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी। थ्रेट्स क्या होगा? वही आपको कोई राइवल टेक ओवर करे। लॉस ऑफ की स्टाफ हो जाए। कस्टमर जो है ई मार्केटिंग की तरफ चले जाएं। लॉस ऑफ मेजर क्लाइंट हो जाए। ठीक है। तो ये आपके थ्रेड्स की कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो आई होप क्लियर है। और यहाँ पे हमारा ये वाला जो चैप्टर है, एरिया है, वो एंड होता है। और हम लोग जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।